You are seeing YouTube channel. I am Hari Om. Today we discuss about physical significance of electric dipole. आज हम सब वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता पर अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे उसको थोड़ा रिपीट कर दें आप लोगों के लिए। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये आपको बताया गया है कि जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो वे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये -q आवेश है और इससे थोड़ी दूरी पर ये +q आवेश रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और इनके बीच की दूरी जो है 2l है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं और इसका मान जो होता है एक आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी। तो कोई आवेश उसका परिमाण है Q और बीच की दूरी है 2l, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हुआ P = Q × 2l। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो स्थितियों में पढ़े थे, एक अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी वो थी E = 1/4πε0 2p/r³। ये अक्षीय स्थिति है। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग निकाले थे वो थी E = 1/4πε0 p/r³। निरक्षीय स्थिति ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वैल्यू निकाले थे। और यहाँ पर आपको देखने से स्पष्ट है कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय का दुगुना है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अधिक क्षेत्र उत्पन्न करता है, निरक्षीय स्थिति में उसकी तुलना में कम रहता है। अब वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता पर हम चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की सार्थकता क्या है कि पदार्थ के वैद्युत गुणों का अध्ययन करने में वैद्युत द्विध्रुव बहुत सार्थक होता है। जैसा हमको पता है कि पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु द्विपरमाणु, 3 परमाणु, कई परमाणु हो सकते हैं और प्रत्येक परमाणु और अणु में धनावेश और ऋणावेश होता है और धनावेश और ऋणावेश की मात्राएं बराबर होती हैं। इस तरह अणु और परमाणु दोनों वैद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात उस पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है। अब परमाणु, जैसा हमको पता है कि प्रत्येक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक परमाणु में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे पर संपाती होता है, अर्थात सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड। तो अगर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही दूरी पर संपाती है तो परमाणु विद्युत द्विध्रुव जैसा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी परमाणु को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, सपोज करिए ये जो परमाणु है इसको E तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया, तो परमाणु पर धनावेश और ऋणावेश पर ये वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा। धनावेश और ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी और परिणाम ये होगा कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग हो जाएगा और ये परमाणु में धनावेश का केंद्र जो है क्षेत्र की तरफ और ऋणावेश का केंद्र जो है क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में खिसक जाएगा। और इस तरह ये परमाणु जो अब तक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, जब इस पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया तो वैद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र थे वो अलग अलग हो गए और ये परमाणु हो गया वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगा। जब कोई परमाणु विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है और इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। इसी तरह अणु में भी होता है। इसी तरह अणु में भी अणु
अणु दो तरह के होते हैं, एक अध्रुवित अणु, एक अध्रुवित अणु, दूसरा ध्रुवित अणु। ध्रुवित अणु, अध्रुवित अणु क्या है कि जिसमें वैद्युत द्विध्रुव न हो, अर्थात वे सारे अणु जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती हो, ऐसे अणु को अध्रुवित अणु कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इन अणुओं में सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड एंड दिस बिहेव्स एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर इस अणु के ऊपर हम वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जो संपाती था वो अलग अलग हो जाएगा। अब ये अणु जो है ध्रुवित हो गया। अणु क्या हो गया? ध्रुवित। और अब ध्रुवित अणु वह अणु जिसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती न हो, विद्युत क्षेत्र आरोपित किए बिना ही ऐसे अणु में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है। तो ऐसे परमाणु, ऐसे अणु को ध्रुवित अणु कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल इसका है HCl, H2O। तो इस तरह वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से हम पदार्थ के वैद्युत गुणों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, अब अगर इसी वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा, उस पर कितना बल लगेगा, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र पर बल, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो कितना बल लगता है और बल का आघूर्ण कितना होता है, ये कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने ये फिगर बनाया गया है, फिगर ए। इस फिगर ए में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा गया है जिसकी लंबाई 2L है। एक आवेश -Q है, एक आवेश +Q। इसको ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर एक बल लगाता है। यहाँ पर आवेश +Q है, इस पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और ये आवेश -Q है और इस पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अब इस बल का परिमाण कितना है कि जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब Q कूलम आवेश ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल F = QE के बराबर होता है। F = QE के बराबर। यह आवेश +Q है तो इस पर लगने वाला बल जो है QE क्षेत्र की दिशा में, ये कोण से प्रदर्शित है। और आवेश -Q जो ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो इस पर लगने वाला बल जो है F2 = -QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अब लगने वाला परिणामी बल हमको निकालना है। F1 और F2 को हम योग कर लेंगे। अब अतः परिणामी बल F = F1 + F2 दिस = +QE - QE = 0। अर्थात जब कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये जो बल इस पर कार्य कर रहे हैं F1 और F2, ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग क्रिया रेखाओं पर ये कार्य करते हैं। इस नाते एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब हम वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल F1 F2 परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है तथा उनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, अतः वे बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः बलयुग्म का आघूर्ण टाउ = एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण, तो बल का जो परिमाण है वो QE है, यहाँ पर लिख दिए QE। और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, एक बल यहाँ इसकी क्रिया रेखा ये है, दूसरे की है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी BL है। तो BL का मान हम त्रिभुज ABL से निकालेंगे। त्रिभुज ABL में
ये कोण ए थीटा है, अतः साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब है बी एन बटा कर्ण ए एन, तो दिस इंप्लाइज बी एन इज इक्वल टू कर्ण ए बी है, कर्ण ए बी, बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू 2, ए बी की वैल्यू 2l। अब हम बी एन का ये मान यहाँ लेंगे, तो यहाँ रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 2ql e साइन थीटा, और 2ql इज इक्वल टू होता है p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, दिस इज इक्वल टू p e साइन थीटा। इस तरह हमको वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू p e साइन थीटा मिल गया, और जिसे हम वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि टाउ का मान जो है लगने वाले बलों का आघूर्ण जो है साइन थीटा पर निर्भर करता है, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू बदलें, थीटा की वैल्यू बदलें, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की छेद की दिशा की स्थिति बदलें, ये कोण बदलें, तो लगने वाले बलों का आघूर्ण किस तरह बदलेगा, वो ग्राफ अगर हम खींचें, वो ग्राफ साइन कर्व जैसा आएगा, जैसा ये चित्र में दिखाया गया है। अब टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा में यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री हो, तब थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है उसको घुमा करके ऐसे कर दें, ऐसे, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे घुमा दें, तो 0 डिग्री का कोण, ये एंगल जो है 0 डिग्री हो जाएगा, या फिर इसको घुमा करके ऐसे कर दें, तब 180 डिग्री कोण हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में साइन 0 बराबर 0 और साइन 0 बराबर ये 0 होगा, तो टाउ इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 0, और ये स्थिति जो है साम्य स्थिति, इस समय द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात यदि वैद्युत द्विध्रुव छेद की दिशा में होगा तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा और संतुलन की अवस्था में बना रहेगा। अब यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब होगा कि जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव हो, इसको छेद की दिशा के लंबवत कर दें, यह एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तब साइन 90 बराबर 1, और देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 का मान हो टाउ इज इक्वल टू पी, और ये बल आघूर्ण का अधिकतम मान है, दिस इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन ई। अब ये फार्मूला हमको मिल गया, और इसकी सहायता से हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। अब कैसे परिभाषित करेंगे? इस फार्मूले में यदि E इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलम, तब P इज इक्वल टू टाउ मैक्स, E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू टाउ मैक्स, ये मिल गया। अब यहाँ से हम डिफिनीशन इसकी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर है? उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर है। लेकिन शर्त यह है कि द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे क्षेत्र में रखा गया हो जिसका परिमाण 1 न्यूटन प्रति कूलम हो और वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया हो। और इस तरह हम वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के पदों में परिभाषित किए। अब आपका ये द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट हम आपको गॉस प्रमेय के बारे में बताएंगे।